हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम एक मॉडल और देखते हैं। और आज हम जिस मॉडल की चर्चा करेंगे वो है बड़े धक्के का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिग पुश। बड़े धक्के का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिग पुश। ये सिद्धांत एक अर्थशास्त्री थे, रोजेंटिन रोडा। इन्होंने ये प्रतिपादित किया था और इस थ्योरी में रोजेंटिन रोडा ने जो मेन फोकस किया, वो फोकस जो था सामान्यतया कहीं न कहीं कल्याण अर्थशास्त्र या वेलफेयर इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए किया उन्होंने, यानी कल्याण का अर्थशास्त्र। ये उनके थीसिस का मूल बिंदु था। अब इन्होंने, रोजेंटिन रोडा ने बड़े धक्के के सिद्धांत में बताया कि कैसे अल्प विकसित देशों में, यानी अंडर डेवलप्ड, कैसे इन देशों में समस्त आर्थिक बाधाएं जो हैं, इन्हें पार करते हुए भारी निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। ये इनका फोकस था। अब इन्होंने, रोजेंटिन रोडा ने जो मेन ध्यान दिया वो था उद्योग, यानी इंडस्ट्रीज या औद्योगिकरण में भारी निवेश करके कैसे आप आर्थिक विकास ला सकते हैं। यहाँ एक सवाल यह उठता है अक्सर कि रोजेंटिन रोडा ने औद्योगिकरण में वृद्धि को क्यों जोड़ दिया। उन्होंने, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का था मॉडल, तो यहाँ तो ये तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, फिर इसको छोड़ के उन्होंने उद्योगों पर क्यों जोर दिया। इसका सिंपल जो थ्योरी है वो ये है कि कृषि में, एग्रीकल्चर में सीमांत उत्पादकता बहुत कम होती है, कई बार शून्य भी होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। लेकिन इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री की सीमांत उत्पादकता हमेशा धनात्मक होती है और ये कृषि से अधिक होती है। केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोजेंटिन रोडा ने उद्योगों को आगे बढ़ाने की, भारी निवेश करने की बात की और अपना मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया। अब रोजेंटिन रोडा का ये कहना है कि उद्योगों पे भारी निवेश होना चाहिए। इसके लिए रोजेंटिन रोडा ने 3 बातें बताई। उन्होंने कहा कि जब आप औद्योगिकरण करते हैं तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जिसको हम कहते हैं पैमाने की बचतें, ये आपको बड़ी मात्रा में प्राप्त होती हैं और यही कहीं ये बाद में भारी निवेश का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है। इसमें एक झटके में विकास करने की आवश्यकता है और जब एक झटके में विकास का जो मॉडल दिया वो 3 चीज़ों पर आधारित है उनका। पहला है इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, मांग की अविभाज्यता, इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड। अब ये एक एक करके हम देखेंगे। मांग की अविभाज्यता का मतलब होता है कि मांग अविभाज्य, इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल यानी बांटी नहीं जा सकती और इसीलिए ज़रूरी है कि परस्पर उद्योगों में एक साथ
विनियोग आवश्यक होता है, इन्वेस्टमेंट, विनियोग जरूरी होता है। अब ये विनियोग अगर होगा तो इससे क्या होगा, ये विनियोग बढ़ा तो इससे उस सेक्टर की मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, लाभ प्राप्त होगा, लाभ बढ़ेगा और ये फिर पूंजी बनके ये विकास का अपने आप एक साइकिल शुरू हो जाता है। मांग, चूंकि इसमें पैमाने की बचतें भी हैं, इसलिए पहली बात जो उन्होंने कही वो थी मांग की अविभाज्यता, कि किस प्रकार इन उद्योगों में हमें भारी निवेश की आवश्यकता है। अब आइए इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ये हम पहली बात कर रहे हैं ना, मांग की अविभाज्यता, अभी इसी को हम समझा रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर 100 श्रमिक हैं मान लीजिए, और 100 के 100 श्रमिक केवल एक उद्योग में काम करते हैं, वो उद्योग उन्होंने नाम दिया मान लो जूता, और जूते का कर रहे हैं वो उत्पादन, यानी उत्पादन जो हो रहा है वो जूते का हो रहा है। अब ये उत्पादित जूता जो है, जूता उत्पादन हुआ, इससे क्या होगा कि इस जूते की मांग स्थिर रहेगी हमेशा। क्यों? ये जूते की मांग केवल एक सेक्टर की द्वारा ही की जाएगी, जूता उद्योग के द्वारा ही। ये पहला दृश्य था। अब मान लीजिए इसी का दूसरा सिनेरियो, 100 श्रमिक है और वो अलग अलग 100 उद्योगों में काम कर रहे हैं, अलग अलग 100 उद्योग हैं, केवल जूता उद्योग में नहीं। अब ये अलग अलग 100 उद्योगों में काम करने के कारण ये इनका उत्पादन क्या है, केवल जूते का नहीं हो रहा है, ये अब उत्पादन कर रहे हैं विभिन्न वस्तु का उत्पादन। ये इनका प्रोडक्शन अलग अलग वस्तु का होता है, 100 वस्तु का होगा। यहाँ केवल जूते का हो रहा था, जबकि यहाँ अलग अलग वस्तु का उत्पादन होगा। अब जब सारे वस्तुओं का, अभी तक बाजार में केवल जूता उपलब्ध था, लेकिन अब बाजार में 100 अलग अलग वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो इन वस्तुओं की मांग अपने आप बढ़ने लगेगी। 100 वस्तुओं की, एक की नहीं। और इस चूंकि 100 वस्तुओं की मांग एक साथ बढ़ रही है, तो इससे इन 100 उद्योगों में उत्पादन अपने आप बढ़ने लगेगा। तो एक उद्योग था जूता, जहां 100 श्रमिक काम कर रहे थे और केवल जूता उत्पादन हो रहा था, वो पूरा कन्फाइंड था उत्पादन एक ही उद्योग में। दूसरा परिदृश्य, 100 श्रमिक 100 उद्योग में काम कर रहे हैं, 100 अलग अलग वस्तुएं बन रही हैं, तो 100 वस्तुओं की मांग बढ़ी और अपने आप उत्पादन में वृद्धि होने लग गई। ये मांग की अविभाज्यता की जो थ्योरी है वो मेन इसी पर निर्भर करती है। अब इसको समझाने के लिए कि मांग अविभाज्य है, रोजेंटिन-रोडा ने एक एग्जाम्पल दिया, एक ग्राफ उन्होंने बनाया। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लें उस मॉडल की। एक्स वाई, एक्स पर हमने लिया क्वांटिटी, मात्रा, और इधर लिया हमने वाई एक्सिस पर प्राइस, कीमत। अब हम थोड़ा सा इस का उत्पादन हम देखें। मान लीजिए एक फर्म है जो उत्पादन कर रही है, वही जूते वाली फर्म का हम उदाहरण ले रहे हैं। ये हमने थोड़ा सा आगम और लागत वक्रों की अब हम चर्चा कर लेंगे। ये है सीमांत आगम वक्र MR, और ये है औसत आगम वक्र। ये हम लेते हैं 1, यानी MR1/AR1। ये है आगम वक्र किसके? जूता उद्योग के हैं।
और इसको लेते हैं MR4 AR4। ये जो है आगम वक्र है 100 उद्योगों का, जिसमें अलग अलग उद्योग जो काम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा लागत वक्र देख लें हम। ये हो गया सीमांत लागत मान लीजिए, और औसत ये हो गया औसत लागत वक्र। अब हमको थोड़ा प्रतियोगिता में याद रखिए बाजार की स्थिति। संतुलन की अवस्था वहां होती जहां MR और MC एक दूसरे को काटें। ये Q बिंदु संतुलन का हो गया। अब लाभ या हानि निकालने के लिए इस बिंदु से हम ऊपर तक जाएंगे। जैसा आपको मालूम है कि लाभ या हानि का जो निर्धारण होता है वो औसत वक्रों से होगा। तो अभी हम जूते की कंपनी की बात कर रहे हैं, तो जूते का औसत वक्र और ये लागत वक्र, ये है लागत वक्र, ये है आगम वक्र। अब आगम आय इतनी है और ये वक्र काट रहा है यहाँ पे, औसत लागत वक्र, औसत आगम वक्र। ये लागत वक्र यहाँ पे काट रहा है, इसको मान लीजिए L और ये है M, ये है P1, ये है P2। अब आप अगर इसमें देखें तो इसमें ये जो सेक्टर है P2L M P1, ये क्या है? जूते के उद्योग, जूता उद्योग का आगम लागत वक्र है। इसमें जो फर्म जूता बना रही है उसकी लागत ज़्यादा है, OP2 है लागत, खर्च आ रहा है OP2, और आगम है OP1, ये आय हो रही है उसकी। यानी ये जो है फर्म लॉस में जा रही है, ये हानि में जा रही है, ये लॉस है फर्म का। इसके विपरीत अब हम देखते हैं 100 उद्योगों में वो काम कर रहे हैं जिसका औसत और सीमांत आगम वक्र MR4 और AR4 है। ये क्वांटिटी है Q1 मान लेते हैं। अब इसमें MR और MC Q1 बिंदु पे काटा। अब यहाँ से देखते हैं हम आगम और लाभ और हानि का। जैसा मैंने कहा लाभ और हानि का निर्धारण औसत वक्रों से होता है। ये औसत वक्र है और ये लागत वक्र है, यानी ये हो गया आगम R और लागत हो गया T। ये हो गई लागत P2। अब अगर आप देखेंगे ये पहला परिदृश्य था जूता उद्योग। अब सामान्य 100 उद्योगों की हम बात कर रहे हैं, 100 श्रमिक काम कर रहे हैं, तो इसमें आगम कितना है? OP2, ये आ गया आगम, और ये आगम है OP2, और लागत कितनी है इसमें? P2T, ये है लागत। यानी आगम आय ज़्यादा है खर्च से, लागत से। तो ये फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है? P2RTP2, ये प्रॉफिट कमा रही है फर्म, लाभ। यानी ये जो है ये पूरा अगर 100 श्रमिक 100 अलग अलग उद्योगों में काम कर रहे हैं तो ये लाभ का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। यही है मांग की अविभाज्यता मुख्यतः। तो इसके बाद दूसरी बात करते हैं रोजेंटिन रोडा, ये मांग की अविभाज्यता है।
अब इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा बाकी दो अविभाज्यताओं की तरफ। दूसरी बात जो रोजेंटिन रोडा करते हैं वो है उत्पादन फलन की अविभाज्यता। उत्पादन फलन की अविभाज्यता यानी इनडिविजिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए यहां क्या होता है, निवेश जो है, निवेश किया जा रहा है, उत्पादन की प्रक्रिया की अविभाज्यता है। ये निवेश हुआ, समझिएगा इसको। इसके कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन चालू हुआ, लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाता है। अब ये जब बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं इससे लाभांश भी बढ़ता है। अब ये निवेश किस पे किया जाए, तो आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी सोशल ओवरहेड कैपिटल, SOC, यानी आधारभूत संरचना पर, जैसे जल, विद्युत, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, इस पर निवेश करने से आधारभूत संरचना पर, सोशल ओवरहेड कैपिटल पर, सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी जिसे कहा जाता है, सामाजिक ऊपरी व्यय कैपिटल पूंजी, इस पे आप अगर निवेश करेंगे तो लाभ का स्तर आगे बढ़ते जाता है। यह है उत्पादन फलन की अविभाज्यता। और तीसरी अविभाज्यता की बात करते हैं, बचत की पूर्ति की अविभाज्यता। बचत की पूर्ति की अविभाज्यता मतलब कहीं ना कहीं बचत की पूर्ति अगर बढ़ रही है, सप्लाई ऑफ सेविंग, ये विनियोग को बढ़ाएगा और इस विनियोग के कारण कहीं ना कहीं आपकी आय में वृद्धि होगी। अब क्या होता है, जो अल्प विकसित देश होते हैं, अल्प विकसित देशों में आय कम होने से बचत कम होती है, और अगर हम ये बचतों की सप्लाई बढ़ा दें तो ये अल्प विकसित देशों की जो समस्या है, इससे कहीं ना कहीं हमको अधिक बचत बढ़ेगी और बचत के कारण विनियोग बढ़कर आय हमारी आगे बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था अधिक विकास के मार्ग पर जाएगी। यही है बड़े धक्के का सिद्धांत और बेसिकली 3 अविभाज्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो कोई और मॉडल होगा। थैंक यू।